21वीं सदी, वो दौर जब इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी, जिम्मेदारियों और परेशानियों में पूरी तरह उलझा हुआ था। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी इस धरती पर हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान आंखें नजर रखे हुए थी। वो हमें ठीक वैसे ही देख रहे थे जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में रेंगते सूक्ष्म जीवों को देखता है। हम इंसान इस घमंड में चूर थे कि इस दुनिया पर सिर्फ हमारा ही राज है, लेकिन जल्द ही ये घमंड टूटने वाला था, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयों में वो तेज तर्रार और बेरहम दिमाग इस धरती को लालच भरी आंखों से देख रहे थे और साजिश रच रहे थे हमारे विनाश की। कहानी शुरू होती है रे फेरियर नाम के एक आदमी से, जो न्यू जर्सी के एक बंदरगाह पर क्रेन चलाने का काम करता था। उसकी जिंदगी भी बड़ी सी क्रेन जैसी ही थी, ऊंची, अकेली और सिर्फ अपना ही बोझ उठाती हुई। पर यह बोझ काम का नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ का था। रे एक लापरवाह और बचकाने नेचर का आदमी था, एक ऐसा बाप जिसे अपने बच्चों से ज्यादा अपनी 1967 मॉडल की विंटेज कार शेल्बी GT 350 से प्यार था। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज थी जिससे वो हमेशा भागने की कोशिश करता था। वो शुक्रवार का एक आम दिन था। रे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटा ही था कि दरवाजे पर उसकी एक्स वाइफ मैरी आ गई। वो अपने नए अमीर पति टिम के साथ बच्चों को उसके पास छोड़ने आई थी। मैरी की आंखों में रे के लिए एक तरह की निराशा साफ दिखती थी। रे का 16 साल का बेटा रॉबी किसी बारूद के गोले से कम नहीं था। उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत भरी थी और वो अपने हर एक्शन से ये दिखाता भी था। वहीं उसकी 10 साल की बेटी रेचल एक डरी सहमी चिड़िया जैसी थी, जिसे हर छोटी छोटी बात से डर लगता था, खासकर बंद जगहों और तूफान से। मैरी ने रे को बताया कि वो टिम के साथ वीकेंड पर बोस्टन जा रही है, अपने पेरेंट्स के घर, और तब तक रे को ही बच्चों की देखभाल करनी होगी। रे ने बड़े बेमन से बच्चों को घर के अंदर लिया। बाप और बच्चों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। रे ने बच्चों से कहा कि अगर भूख लगे तो खाना ऑर्डर कर लेना, और खुद सोने चला गया। कुछ समय बाद जब वो उठकर आया तो पता चला कि रॉबी उसकी कार लेकर घूमने निकल गया है। रे टेंशन में आ गया, अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपनी कार के लिए, क्योंकि रॉबी नौसिखिया ड्राइवर था, ऊपर से उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। रे उसे ढूंढने बाहर भागा, तभी उसने बाहर कुछ अजीब देखा। अचानक बाहर का मौसम बदलने लगा। आसमान में गहरे काले बादल घिर आए, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं था। बादल अजीब तरीके से गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा बवंडर बन रहा हो। रे उत्सुकता लिए रेचल को भी साथ लेकर घर के पिछवाड़े में आ गया, जहां मौसम का ये अजीब मगर विकराल रूप साफ साफ दिख रहा था। लोग इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन तभी वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान से एक के बाद एक नीले सफेद रंग की बिजलियां जमीन पर गिरने लगी। एक बार को तो बिजली उनके बिल्कुल करीब ही गिरी। रेचल बहुत ज्यादा डर गई और घर के अंदर आकर टेबल के नीचे छिप गई। ये देख रे ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिक्र मत करो, बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं गिरती। लेकिन बिजली गिरी 1 से ज्यादा बार, और वो भी एक ही जगह पर। रे की भी कंपी छूट गई। वो दुबक कर रेचल के साथ टेबल के नीचे छिप गया। अब रेचल को अपने भाई रॉबी की फिक्र होने लगी। उसने अपने पिता से रॉबी को ढूंढने जाने को कहा, लेकिन रे के तो डर से जैसे हाथ पैर जाम हो चुके थे। तभी कुछ ही देर बाद तूफान थम गया, लेकिन इस तूफान ने सारे शहर की बिजली गुल कर दी थी। फोन, घड़ियां, सब कुछ बंद पड़ गया। रे जब बाहर आया तो बाहर का मंजर और डराने वाला था। तूफान आगे जा रहा था और बाहर सारे लोग हैरान परेशान अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। सबकी गाड़ियां भी बंद पड़ चुकी थी। इतने में ही रॉबी भागता हुआ आया। उसने बताया कि रे की कार भी बीच सड़क पर अचानक बंद पड़ गई थी। रे ने रॉबी को घर भेज दिया और अपनी कार लेने भागा। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक जगह पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग किसी चीज को घेरे खड़े थे। रे ने भी करीब जाकर देखा, वहां जमीन में एक बहुत बड़ा गोल गड्ढा बन गया था, जैसे आसमान से कोई चीज गिरी हो। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि यहाँ क्या गिरा होगा, कोई उल्का पिंड या कोई सैटेलाइट। उसी पल जमीन में हल्की सी कपकपाहट हुई। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर सड़क पर दरारें पड़ने लगी। गड्ढे के आसपास की जमीन ऐसे हिल रही थी मानो नीचे से कोई चीज जोर लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रही हो। लोग डरकर पीछे हटने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे लोगों का कलेजा कांप उठा। जमीन फटी और धूल के बीच से धीरे धीरे एक विशाल 3 पैरों वाली मशीन बाहर निकली। एक ट्राइपॉड, जिसका ऊपरी हिस्सा एक बड़े से सिर जैसा था। लग रहा था जैसे वो धातु का बना एक जीता जागता प्राणी हो। आकार में इतना ऊंचा कि उसके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खिलौनों जैसी लग रही थी। लोग हैरान, डर से कांपते हुए उस अजीब चीज को देख रहे थे। कुछ लोग उसकी फोटो खींच रहे थे।
और फिर उस ट्राइपॉड ने एक डरावनी दिल दहला देने वाली आवाज निकाली, एक हॉर्न जैसी आवाज जो किसी जानवर की चीख और मशीन की गूंज का मिक्सचर था। वो आवाज लोगों के कानों के रास्ते उनकी रूह तक को कंपा गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता या भाग पाता, उस मशीन ने अपने 2 लचीले टेंटिकल जैसे हथियार बाहर निकाले और लोगों पर हमला कर दिया। उन टेंटिकल से हीट रे निकल रही थी, एक ऐसी भयानक ऊर्जा जो अगर किसी पर भी पड़ती तो एक ही झटके में वो राख बनकर उड़ जाता, रह जाते तो बस उसके कपड़े। लोग चीखते चिल्लाते एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, लेकिन ट्राइपॉड उन सबसे कहीं ज्यादा तेज था। वो अपनी लंबी टांगों पर शहर में घूमने लगा और उसकी हीट रे बिना रुके आग उगलती रही। बिल्डिंग्स, गाड़ियां, इंसान, जो भी उसकी चपेट में आया वो राख हो गया। रे अपनी जान बचाकर बिना सोचे समझे घर की तरफ भाग रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके पड़ोसी, उसके दोस्त सब राख बन रहे थे। हर तरफ बस चीख पुकार और जलने की गंध थी। वो गिरता पड़ता किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और उसी से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा चेहरा राख से सना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वो बुरी तरह कांप रहा था। रॉबी और रेचल भी उसे देख डर गए। वो रे से पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है, पर रे ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने बच्चों से अपना सामान बांधने को कहा और अपनी बंदूक लेकर बच्चों के साथ बाहर आ गया। बाहर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी रे को एक गाड़ी मिल गई जो चलने की हालत में थी। बच्चों को लेकर रे कार में सवार हो गया, लेकिन तभी कार का मालिक वहां आ गया और रे को गाड़ी खाली करने के लिए कहने लगा। रे उस आदमी को समझाता रहा कि हमारे साथ चलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है, पर वो आदमी रे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसी पल पीछे से एक गुर्राने की आवाज आई। रे की डर के मारे जान ही हलक में आ गई। ट्राइपॉड वहां आ पहुंचा था। इससे पहले कि वो आदमी पीछे देखने के लिए मुड़ भी पाता, ट्राइपॉड ने हीट रे छोड़ी और एक ही झटके में वो आदमी राख में बदल गया। ये देख रॉबी और रेचल भी कांप उठे। रे ने उनसे नीचे झुकने को कहा और पूरी रफ्तार से कार भगाने लगा। वो जैसे तैसे ट्राइपॉड्स की तबाही से बचकर अपनी एक्स वाइफ मैरी के घर आ गया, लेकिन मैरी और उसका पति टिम घर पर नहीं थे। रे दोनों बच्चों को बेसमेंट में ले गया। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और हर तरफ दर्द भरी चीखों की आवाज गूंजने लगी। रे पूरी रात बच्चों के साथ बेसमेंट के अंधेरे और ठंडे कमरे में छिपा रहा। रेचल डर के मारे रोए जा रही थी। रे उसे दिलासा देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो खुद जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है। अगली सुबह जब बाहर सन्नाटा हुआ तो रे ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और धीरे धीरे ऊपर आया। तभी एक भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने था। बाहर एक प्लेन क्रैश हो गया था जो रे के घर को तोड़ता हुआ अंदर तक आ घुसा था। हर तरफ प्लेन का मलबा बिखरा हुआ था, पर जीवित बचे लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। इसी दौरान रे ने देखा कि 2 लोग क्रैश हुए प्लेन से पानी की बोतल चुराने आए थे। रे के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रिपोर्टर्स हैं और मिलिट्री के साथ उस ट्राइपॉड के हमले की कवरेज लेने आए थे। रे ने उनसे ट्राइपॉड्स के बारे में पूछा कि आखिर वो क्या चीज है। इस पर रिपोर्टर ने बताया कि वो ट्राइपॉड्स क्या चीज हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन वे ढेर सारे हैं और पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और शहरों को खाक में मिला दिया है। ये जहां भी जाते हैं वहां से इंसानों का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। इन्होंने सारी दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया है। ये सुनकर डर और हैरानी से रे की आंखें चौड़ी हो गई। रिपोर्टर ने आगे बताया कि शायद ये ट्राइपॉड्स इंसानों से भी पहले धरती के नीचे दफन थे, किसी खास मकसद से। फिर रिपोर्टर ने रे को बिजली गिरने के वक्त की एक फुटेज दिखाई और बताया कि उनके शहर जैसा तूफान पूरी दुनिया में आया था और उसमें से जो बिजली गिरी थी वो कोई आम बिजली नहीं थी, बल्कि वो किसी कैप्सूल जैसी चीज को अपने आप में समेटे हुए थी। वो आसमान से गिरी और जमीन को चीरती हुई अंदर चली गई। उन कैप्सूल्स में शायद कोई था और अब वही इन ट्राइपॉड्स को चला रहा है। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि इन ट्राइपॉड्स के आसपास एक अदृश्य शील्ड है जो काफी दूर तक फैली हुई है। मिलिट्री ने बंदूक, टैंक्स और रॉकेट से भी हमला किया, लेकिन उस शील्ड ने उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। अब रे समझ गया कि यहाँ एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। वो फौरन बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। मंजिल थी बोस्टन शहर, उसकी एक्स वाइफ मैरी का घर। इस दौरान रॉबी के दिल में रे के लिए नफरत और बढ़ गई थी। वो समझ गया था कि रे एक बार फिर उसे और रेचल को उसकी माँ के पास छोड़कर खुद जिम्मेदारियों से भाग जाएगा। रॉबी अपने पिता को कायर कहकर गाड़ी से उतर गया। तभी उसे एक मिलिट्री यूनिट वहां से गुजरती हुई दिखी। वो मिलिट्री वालों को चिल्लाकर कहने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो,
मैं कायरों की तरह मरना नहीं चाहता, मुझे भी उन एलियन से बदला लेना है, उन्हें वापस खदेड़ना है। लेकिन मिलिट्री वाले उसके लिए नहीं रुके। रे ने जैसे तैसे उसे शांत कराया। इसी दौरान रेचल बाथरूम के बहाने रे से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, लेकिन आगे जाकर एक नदी ने उसका रास्ता रोक दिया। उसी पल रेचल ने एक भयानक मंजर देखा। नदी में सैकड़ों इंसानी लाशें तैर रही थीं। रेचल डर के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी रे उसके पास आ गया और उसे और रॉबी को लेकर फौरन वहां से निकल गया। रे अब हडसन नदी की ओर बढ़ रहा था ताकि वहां से बोट में बैठकर बॉस्टन तक जल्दी पहुंच सके। लेकिन जब वो हडसन के करीब पहुंचे तो देखा कि शहर के सारे लोग भी नदी की तरफ ही जा रहे थे। यहाँ केवल रे के पास एक कार थी जिससे वो जल्दी बोट तक पहुंच सकता था। लोग रे से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन रे को बच्चों की फिक्र थी, इसलिए वो रुका नहीं। तभी भीड़ ने रे और बच्चों पर हमला कर दिया और उनकी कार छीनने के लिए उन्हें बाहर निकालने लगे। रे ने उनसे लड़ने की कोशिश की, पर वो अपनी कार नहीं बचा पाया। रे बच्चों को लेकर पैदल ही नदी तक पहुंचा। अब सिर्फ आखिरी फेरी बची थी जो पहले ही सवारियों से भर चुकी थी। रे जल्दी उस फेरी की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान रेचल की नजर जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि पेड़ों में हलचल हो रही थी। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी और निकल कर आए 3 विशाल ट्राइपॉड्स। उसे देख भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ लोग फेरी की तरफ भागे तो कुछ लोग वापस शहर की तरफ। इतने में ही फेरी भी निकलने लगी। रे जैसे तैसे बच्चों को लेकर फेरी में सवार हो गया। अब ट्राइपॉड्स मौत बनकर बरसने लगे। वे किसी चींटी की तरह इंसानों को मसल रहे थे, बेरहम और बिना रुके। वहीं जो लोग फेरी में नदी पार करने निकल चुके थे, उन्हें लग रहा था कि अब वो बच गए, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। एक ट्राइपॉड पानी से भी निकल आया और पूरी फेरी को ही पलट कर रख दिया। लोग चीखते हुए बर्फीले ठंडे पानी में गिर गए। रे भी बच्चों के साथ पानी में जा गिरा। चारों तरफ भगदड़ और चीख पुकार थी। वो ट्राइपॉड पानी में गिरे लोगों को अपने टेंटिकल से उठा उठाकर उन्हें अगवा करने लगा, लेकिन रे ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उसे बस किसी भी तरह बच्चों को बचाना था। वो बच्चों को लेकर बस तैरता रहा और किसी तरह किनारे तक जा पहुंचा। उन्होंने किनारे से देखा, ट्राइपॉड्स हर हिलती डुलती चीज को अपने टेंटिकल से उठा ले जा रहे थे। न जाने वे उनके साथ क्या करते थे कि लोगों के बस कपड़े नीचे गिरते थे। रे एक पल भी वहां नहीं रुका। बच्चों को लेकर वो आगे गया जहां उन्हें कुछ और जीवित लोग जान बचाकर भागते नजर आए। रे और बच्चे उनमें शामिल हो गए। इस दौरान रॉबी ने बहुत कुछ भयानक देख लिया था, लेकिन अंदर डर नहीं बल्कि जज्बा था उन ट्राइपॉड्स को अपने शहर से मिटाने का। रे को अपने बेटे की बहादुरी देख खुशी तो थी, पर उसे खोने का डर भी था। कुछ समय बाद जब वो एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि अमेरिकी फौज की एक टुकड़ी उन ट्राइपॉड से लड़ने की तैयारी कर रही है। टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स सब तैयार थे। रॉबी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। लेकिन रे ने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर बहादुरी दिखानी है तो अपनी बहन की सुरक्षा करो, उसे बचाओ। रॉबी चिल्लाया, बचाना? हम सिर्फ भाग रहे हैं, और कब तक भागेंगे? हमें लड़ना होगा। बाप बेटे के बीच जोरदार बहस हुई। रे ने उसे समझाने की हर कोशिश की, पर रॉबी के सिर पर लड़ने का जुनून सवार था।